Good morning all of you. Welcome back to the class of economics. Today we are going to start with the new chapter that is economic reforms. देखो लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर फिनिश किया था, चैप्टर नंबर 2 दैट इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990. आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 3 और ये हमारे इंडियन इको का लास्ट चैप्टर है. बाकी हमने सारे कवर कर लिए हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991. तो मैं आपको बताऊं, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 1950 से 1990 में इंडियन इकोनॉमी कैसी थी. आज हम पढ़ने वाले हैं कि 1990 के बाद इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या मीनिंग होता है, तो उन्होंने बोला इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द लॉन्ग टर्म डायनामिक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. मतलब वो सारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो लाए गए किस लिए, फॉर द स्पीडी ग्रोथ, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड मेक अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जिससे हमारी कंट्री की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके, हमारे प्रोडक्शन में एफिशिएंसी आ सके और एक हम एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके. तो मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द लॉन्ग टर्म डायनामिक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. वो सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स किस लिए लाई गई, फॉर द स्पीडी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक, फॉर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड मेक अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. क्लियर बच्चों. अब अपना एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. तो हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाई डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. गवर्नमेंट क्यों लेकर आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या फिर व्हाट इज द नीड ऑफ अडॉप्टिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ अडॉप्टिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, या फिर हमें क्यों जरूरत पड़ी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने की. तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं. हम सबसे पहला रीजन पढ़ते हैं बेटा, फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर. सबसे पहला कारण क्या था, फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि सर हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर था वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाया सिंस 1950 से 1990. अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम द पीरियड 1950 टू 1990 पब्लिक सेक्टर ने काम किया बट वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाया. तो सबसे पहला रीजन क्या था बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का, फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर. One of the most important factors which led to the economic reform is the low rate development of public sector undertaking. कि सर जो public sector undertaking था उसका जो rate of development था वो काफी कम था. And the low rate of development causes massive poverty and unemployment in the economy. और जो ये लो रेट ऑफ डेवलपमेंट था इससे हुआ क्या, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और हमारी कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई. तो सबसे पहला रीजन मैंने क्या बताया कि सर फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर. और इसमें आप लोग क्या लिख के आओगे, सिंपली लिख के आना कि सर जो पब्लिक सेक्टर था जो उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट था वो काफी लो था और इस कारण से क्या हुआ, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई. क्लियर. दूसरा कारण क्या आता है बेटा, दूसरा रीजन था डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूं तो मैंने लिखा डेफिसिट इन बीओपी. देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है पहले समझना. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है जो हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को रिकॉर्ड करता है. तो मैंने क्या बोला, ऐसा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जहां पे हम हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब सुनना, हमारा एक्सपोर्ट तो था 1000 रुपए का, एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं, और हमारा इंपोर्ट था 1500 रुपए का. तो अगर मैं नेट बैलेंस की बात करूं तो बताओ हम प्लस में खड़े हैं माइनस में, 1000 तो आए और 1500 गए. तो सर जो नेट बैलेंस आया वो कितना है, -500. मतलब जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट था वो किस में खड़ा था बेटा, माइनस में. दैट इज कॉल्ड डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. चलो हम बात करते हैं. बीओपी रेफर्स टू द स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ अ कंट्री. तो मैंने क्या बताया, बीओपी रेफर्स टू द स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो मैं सिंपली बोलूं बीओपी क्या है सर, एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट जहां हम हमारी कंट्री की रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं किसके साथ, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब जहां हम हमारी कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ. एंड ड्यू टू स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स, और हमारे एक्सपोर्ट्स तो क्या थे, कम,
और इंपोर्ट्स क्या थे, ज्यादा, तो जो नेट बैलेंस आया वो किस में आया, माइनस के अंदर। मतलब ड्यू टू स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट एंड ह्यूज इंक्रीमेंट इन इंपोर्ट द बीओपी ऑफ आवर इकोनॉमी रिमेन्स इन डेफिसिट। तो हमारा जो बीओपी था वो किसमें था बेटा, डेफिसिट के अंदर। कहने का मतलब जो फॉरेन पेमेंट्स थे वो ज्यादा थे और जो फॉरेन रिसिप्ट्स थी वो कम थी। तो देखो हमने क्या पढ़ा, व्हाई डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो पहला कारण बेटा फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर, दूसरा डेफिसिट इन बीओपी। नेक्स्ट आता है बच्चों हाई फिस्कल डेफिसिट। देखो अगर मैं बताऊं फिस्कल डेफिसिट का सिंपल सा मीनिंग होता है बोरोइंग्स। क्या मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट का सिंपल सा मीनिंग, बोरोइंग्स। और सपोज करो हम बोरो क्यों करते हैं, बोरो करने का कारण क्या है, मेरी महीने की इनकम है 10,000 रुपए और मेरे महीने का खर्चा है 12,000 रुपए, तो वो 2,000 रुपए मैं कहां से लेकर आऊंगा, सर आपको पैसा बोरो ही करना पड़ेगा। जब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और हमारी इनकम कम होती है तब हमें पैसा बोरो करना पड़ता है। और अगर मैं बात करूं उस टाइम की तो जो हमारी बोरोइंग्स थी वो भी काफी ज्यादा थी। पढ़ते हैं, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ, और बोरोइंग्स क्यों कर रहे हैं हम, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग अ ईयर। कि सर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा था और हमारी रेवेन्यू कम थी, इसलिए हमें पैसा बोरो करना पड़ रहा था। एंड इट वाज एस्टिमेटेड दैट 5.4% of GDP which increases to 8.4% of GDP। पहले कितनी थी हमारी 5.4% बोरोइंग, वो बढ़ के कितनी हो गई 8.4%। इसको बोलते हैं हाई फिस्कल डेफिसिट, हाई बोरोइंग्स। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा बोरो कर रही है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। तो इट रिप्रेजेंट द पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो अपन ने लिखा द फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर, डेफिसिट इन बीओपी, हाई फिस्कल डेफिसिट। एक आता है बेटा फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एक रीजन मैंने क्या बताया आपको, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब मैंने आपको सिंपली बताया, देखो हमारा एक्सपोर्ट कम था, हमारा इंपोर्ट ज्यादा था, तो बेटा हमारी करेंसी ज्यादा जा रही थी बाहर आने के बजाय। आ कितना रहा था 1,000 रुपया, आया कितना हमारे पास 1,000 रुपया, और गया कितना सर 500 रुपया, तो जो हमारा 1500, तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या था, धीरे धीरे गिरता चला जा रहा था। दैट इज कॉल्ड फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। Due to the process of industrialization, the imports of the economy grow much faster than the amount of export। हमारे इंपोर्ट तो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे बट हमारा एक्सपोर्ट इतनी तेजी से नहीं बढ़ा। एंड इंक्रीज इन इंपोर्ट रिड्यूसेस द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। और यही कारण था जो हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो धीरे धीरे फॉल होना शुरू हो गया। क्लियर बच्चों, तो अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा इस चैप्टर के अंदर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों डिसाइड करी, क्या नीड थी अडॉप्ट करने की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को। तो मैंने 4 कारण बताया, वो क्या क्या बेटा, पहला कि सर पब्लिक सेक्टर फेल हो गया था, जो हमारा बीओपी था वो माइनस में था, जो हमारे फिस्कल डेफिसिट थी, बोरोइंग्स थी, वो बहुत ज्यादा हो गई, और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो फॉल होना शुरू हो गया। तो अपन ने पहला क्वेश्चन खत्म किया कि व्हाई डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, और इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव अलॉन्ग विद द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो दो लोगों ने मिलकर ये नई पॉलिसी लेकर आए थे 1991 की। कौन कौन थे उस टाइम, जो हमारे पीएम थे वो थे बेटा पीवी नरसिम्हा राव, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों ने मिलकर एक नई पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, और वो कौन सी थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, दैट इज LPG। बोले तो लिबरलाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं द सेट ऑफ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इज प्लेस अंडर टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो एक टॉपिक आता है, एक और टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये दो तरह के मेजर्स थे बेटा, कौन कौन से हम बात करते हैं। पहला मेजर था स्टेबलाइजेशन मेजर्स और एक था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, तो दो तरह के मेजर्स हमें पढ़ने हैं बेटा, एक तो था स्टेबलाइजेशन मेजर्स और एक था बेटा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। तो हम दोनों की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म पॉलिसीज। तो मैं पहले बात करता हूं बेटा किसकी, स्टेबलाइजेशन मेजर्स की। तो यहां हमने सारी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज को कवर किया। किसको बेटा, सारी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज को, विच एम एट, और इसका एम क्या था बेटा, दो चीजों पे। पहला कंट्रोलिंग द डेफिसिट और करेक्टिंग द इन्फ्लेशन, सॉरी करेक्टिंग द डेफिसिट इन बीओपी एंड कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। तो हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर्स की बात करें तो वो सारी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज जिसका एम क्या था, ऐसे याद करना, 2C बोले तो करेक्टिंग द डेफिसिट इन बीओपी, कि जो बीओपी में नेगेटिव था उसको हम करेक्ट कर सके, और दूसरा कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। तो हम बात कर रहे हैं मेजर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मैंने आपको बताया एक तो था स्टेबलाइजेशन मेजर्स और एक था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। अगर मैं बात करूं स्टेबलाइजेशन मेजर्स की, तो इसमें हमने शॉर्ट टर्म पॉलिसीज को कवर किया था और उसका बेसिक एम क्या था, 2C, मतलब डेफिसिट को करेक्ट कर सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स की, तो यहां हम बात करते हैं बेटा किसकी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की। यहां हमने कवर करी वो सारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, इसका एम क्या था बेटा, 2I, मतलब इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। तो देखो अगर हम मैं बात करूं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स की, तो यहां हमने कवर किया लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को, और इनका एम क्या था बेटा, 2I। क्या बोले तो, एक तो इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, कि जो हमारी इकोनॉमी है उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके, और दूसरा इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, और जो हमारी कंट्री है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड कंपीट कर सके। तो बच्चों एक टॉपिक अपन ने कवर किया, मेजर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। दो तरह के मेजर्स थे, कौन कौन से, स्टेबलाइजेशन मेजर्स और एक था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। अगर मैं बात करूं स्टेबलाइजेशन मेजर्स की, तो यहां हमने कवर की शॉर्ट टर्म पॉलिसीज को, और इनका एम क्या था, 2C, करेक्टिंग द डेफिसिट एंड कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। और अगर स्ट्रक्चरल की बात करूं तो यहां हमने कवर की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, इसका एम क्या था, 2I, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। क्लियर है बच्चों। तो हमने दो टॉपिक कवर किए, पहला कि व्हाई डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दूसरा मेजर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तीन एलिमेंट थे बेटा, क्या क्या, LPG, मतलब एक तो था लिबरलाइजेशन, एक था प्राइवेटाइजेशन और एक था ग्लोबलाइजेशन। हमें तीनों एलिमेंट पढ़ने हैं। तो हम पहले बात करते हैं बेटा किसकी, लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है, सुनना ध्यान से। लिबरलाइजेशन, द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर। जब हमने प्राइवेट सेक्टर के सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन।
और द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज नोन एज लिबरलाइजेशन, या फिर जितने भी टैक्सेस थे, ट्रेड बैरियर्स थे, उन सबको हटा दिया गया, उन सबको रिमूव कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। अगर मैं बात करूं 1991 से पहले की, तो बिफोर 1991 द गवर्नमेंट इम्पोज्ड मैनी रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अगर सर 1991 की पहले की बात करें तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, विच रिस्ट्रिक्ट देम टू टेक रिस्क और टू गेट इंडल्ज इन बिग प्रोजेक्ट। और यही कारण था कि प्राइवेट सेक्टर रिस्क नहीं ले पा रहा था और ना ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पा रहा था, क्योंकि उससे पहले गवर्नमेंट ने उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। And according to the policy of 1991, the government tries to remove such barriers. अगर मैं 1991 पॉलिसी की बात करूं तो गवर्नमेंट ने इन बैरियर्स को रिमूव करने की कोशिश करी, so that private sector of the economy shall grow, जिससे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वो ग्रो कर सके। तो 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने की कोशिश करी, जिससे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो कर सके। And in order to get liberalized, the government introduced industrial sector reforms, financial sector reforms, fiscal और tax reforms, foreign exchange reforms and trade and investment reforms। तो गवर्नमेंट 5 तरह के रिफॉर्म्स लेकर आई, किसके अंदर बेटा, लिबरलाइजेशन के अंदर। और वो 5 तरह के कौन कौन से थे? पहला आया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। दूसरा आया था बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तीसरा आया था बेटा फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म्स। एक था बेटा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और एक आया था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। तो अगर मैं लिबरलाइजेशन की बात करूं तो इसमें 5 तरह के रिफॉर्म्स आए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। और ये सारे के सारे रिफॉर्म्स हमें पढ़ने हैं। तो अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा बेटा, लिबरलाइजेशन वाला। उसके अंदर कितने रिफॉर्म्स आए थे सर? 5। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम सारे रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला रिफॉर्म जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो मैं बात करूं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, तो अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लिबरलाइजेशन इन द फॉलोइंग वेज। अब इसमें गवर्नमेंट ने कैसे लिबरलाइजेशन प्रोवाइड किया? पहला पॉइंट, रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो पहला स्टेप क्या उठाया, रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो भी लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट थी उसको रिड्यूस कर दिया गया। पढ़ते हैं, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अबॉलिश द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग 5 इंडस्ट्री। मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत अब प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्री। लेकिन अगर वो ये 5 इंडस्ट्री ओपन कर रहा है तब उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब एक्सेप्ट 5, आपको कोई भी इंडस्ट्री ओपन करने के लिए लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो सर वो 5 इंडस्ट्री कौन कौन सी थी? वो थी बेटा लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स। इन 5 इंडस्ट्री के अलावा अब आपको किसी भी इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्लियर है बच्चों? दूसरा, डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर का था वो रोल भी कम कर दिया। याद है मैंने आपको पढ़ाया था अभी एक 3 टायर क्लासिफिकेशन आईपीआर में 1956 के अंदर, उसमें मैंने क्या बताया था कि शेड्यूल ए में इन्होंने 17 इंडस्ट्री को रखा और वो 17 इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें पूरा कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का।
शेड्यूल बी में इन्होंने 10 इंडस्ट्री को रखा, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों काम कर सकता है, बट पब्लिक का रोल डोमिनेंट था। और शेड्यूल सी में रखा रिमेनिंग इंडस्ट्री को, जो प्राइवेट सेक्टर ओपन कर सकता है। अब इन्होंने इसको भी कम कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। The number of industries reserved for the public sector is now reduced from 17 to 3। मतलब जो 17 इंडस्ट्री इन्होंने पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर रखी थी, अब उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 17 से 3, दैट इज डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज। अब पब्लिक सेक्टर के लिए 3 इंडस्ट्री रिजर्व थी, इसके अलावा सब में प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता था। और वो 3 कौन कौन सी थी, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज। क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा, रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। एक इन्होंने लिखा मेकिंग एमआरटीपी एक्ट मोर लिबरल। देखो एमआरटीपी एक्ट होता है मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट, और ये कब आया था, इन द ईयर 1970। तो जो ये एक्ट था इन्होंने इसको भी बहुत ज्यादा लिबरल कर दिया, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी इनको बहुत ज्यादा इजी कर दिया। तो नाउ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू सीक प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। अब बड़े बड़े बिजनेसमैनों को गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी फॉर एक्सपेंशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री, न्यू इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए और एस्टेब्लिश करने के लिए। क्लियर। तो देखो, और लास्ट पॉइंट, freedom to import capital goods। फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। और दूसरी, अब इन्होंने क्या दी, प्राइवेट बिजनेसमैनों को फ्रीडम थी कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो, लाइक बड़ी बड़ी मशीन्स इंपोर्ट कर सकते हो। तो देखो, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट विल बी फ्री टू इंपोर्ट मशीनरी और रॉ मटेरियल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू एक्सपेंड एंड मॉडर्नाइज देयर इंडस्ट्री। मतलब जो भी हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थी उनको फ्रीडम दी गई कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह को इंपोर्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी, हमारी इकोनॉमी मॉडर्नाइज होगी। हम बात कर रहे हैं बेटा लिबरलाइजेशन की। मैंने बताया इसके अंदर 5 तरह के रिफॉर्म्स आए थे। कौन कौन से सर? पहला आया था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जो मैंने आपको पढ़ाया। इसमें कितने पॉइंट पढ़े अपन ने? 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था बेटा? रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि सर जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी उसको रिड्यूस कर दिया गया। दूसरा, डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर था उसका रोल कम कर दिया। मेकिंग एमआरटीपी एक्ट मोर लिबरल एंड फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा? व्हाई डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। दूसरा मैंने पढ़ाया मेजर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और तीसरा अपन ने स्टार्ट किया एलिमेंट्स। उसका पहला टॉपिक था लिबरलाइजेशन, उसके अंदर 5 रिफॉर्म्स थे। और पहला रिफॉर्म क्या पढ़ा अपन ने? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। आई होप यहां तक का पार्ट आप सबको क्लियर हुआ होगा। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज इस पूरे पार्ट को आप लोगों को पढ़ना है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।